हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 5 जून 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं यहाँ पर, जो मुख्य रूप से प्रकाशित की गई है। सीबीआई करेगी बालेश्वर रेल हादसे की जांच। देखिए, उड़ीसा के बालेश्वर में हुए रेल हादसे की जांच सीबीआई करेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को भुवनेश्वर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए इसकी घोषणा की है। अभी रेलवे संरक्षा आयोग, पुलिस और तकनीकी विभाग की कई टीमें जांच कर रही हैं। रेलवे संरक्षा आयुक्त की जांच जारी है। रेलवे ने तोड़फोड़ और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली से छेड़छाड़ का संकेत दिया है। अधिकारियों ने कोरोमंडल एक्सप्रेस के चालक को भी यह कहकर क्लीन चिट दे दी कि उसके पास आगे बढ़ने के लिए हरी झंडी थी और वह निर्धारित गति सीमा के भीतर ट्रेन चला रहा था। इस बीच मेन लाइन को दुरुस्त कर दिया गया है। हादसे के 51 घंटे के भीतर ट्रैक पर यातायात शुरू हो गया है। नेक्स्ट न्यूज है, रक्षा साझेदारी बढ़ाने के लिए राजनाथ ऑस्टिन के बीच वार्ता आज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के बीच सोमवार को होने वाली मुलाकात कई लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होने जा रही है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ होते रक्षा संबंधों से जुड़े कई पहलुओं और अप्रैल 2022 में रक्षा संबंधों को लेकर किए गए फैसलों की समीक्षा होगी। दोनों रक्षा मंत्रियों की बैठक इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगी क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी अमेरिका यात्रा के दौरान रक्षा क्षेत्र में होने वाले कुछ बड़े समझौतों को अंतिम रूप दिया जाएगा। दोनों देशों के बीच पिछले कई वर्षों से युद्धक विमान के लिए आवश्यक इंजन का निर्माण भारत में करने पर बातचीत जारी है। माना जा रहा है कि इस पर अंतिम सहमति बन गई है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की द्विपक्षीय बैठक के बाद इसकी घोषणा की जाएगी। इसके तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जेट इंजन बनाने वाली कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के बीच F414 इंजन का संयुक्त तौर पर निर्माण करने का समझौता हो सकता है। ऑस्टिन रविवार दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं यहां के प्रमुख नेताओं से मुलाकात करने के लिए आया हूं ताकि हमारे प्रमुख रक्षा सहयोगियों को मजबूत किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि दोपहिया पर 2 से अधिक लोगों को अनुमति देना विवेकपूर्ण नहीं। केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी परिस्थिति में दोपहिया वाहनों पर 3 लोगों को यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मोटरसाइकिल या स्कूटर को केवल 2 लोगों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सीपीएम नेता व राज्यसभा सदस्य एलामारम करीम के पत्र के जवाब में यह जानकारी दी है। करीम ने अपने पत्र में अनुरोध किया है कि 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हेलमेट पहनने जैसे आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ अपने माता पिता के साथ दोपहिया वाहनों पर यात्रा करने की अनुमति दी जाए। करीम ने 1 मई को गडकरी को भेजे अपने पत्र में कहा था कि दोपहिया वाहन देश के नागरिकों के लिए एक बड़े वर्ग के बीच लोकप्रिय है जो अपनी दैनिक जरूरतों के लिए यात्रा करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि हर कोई कार खरीदने का खर्च नहीं उठा सकता है। अनुरोध को अस्वीकार करते हुए गडकरी ने 31 मई को लिखे एक पत्र में कहा कि केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत कोई भी दोपहिया वाहन चालक सुरक्षा के दृष्टिकोण से 1 से अधिक व्यक्तियों को ले नहीं जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज है कि देश के बाहर बढ़े आईआईटी के कदम, तंजानिया में खुलेगा कैंपस। लंबे इंतजार के बाद आईआईटी यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अब देश के बाहर अपना कैंपस खोलने जा रहा है। पहला कैंपस अफ्रीकी देश तंजानिया में खुलेगा। यह आईआईटी मद्रास का इंटरनेशनल कैंपस होगा। फिलहाल जो संकेत मिल रहा है उसके तहत इस साल अक्टूबर तक यह कैंपस शुरू हो जाएगा। इसकी शुरुआत बीटेक और एमटेक के कुछ चुनिंदा कोर्सों के साथ होगी। साथ ही इसमें अभी सीटें भी करीब 50 ही रहेंगी। इस पहल को देश के विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ने के कदम से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आईआईटी की विदेश में अपने कैंपस खोलने की यह यात्रा यही नहीं रुक रही है, बल्कि दुनिया के कई और देशों में भी इसके कैंपस खोलने की तैयारी है। इसमें श्रीलंका, नेपाल, यूएई, सऊदी अरब, मॉरिशस व मिस्र आदि देश शामिल हैं। आईआईटी ने यह
पालन इन सभी देशों की रुचि को देखते हुए किया है। इस दौरान आईआईटी दिल्ली, यूएई और सऊदी अरब में अपने कैंपस खोलने पर काम कर रहा है। इन देशों के साथ अंतिम दौर की चर्चा चल रही है और माना जा रहा है कि इन्हें खोलने का फैसला इस साल के अंत तक किसी भी हालत में कर लिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है कि स्वास्थ्य सेवा में क्रांति लाने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपना रहा है केंद्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें आयुष्मान भारत समेत विभिन्न पहल शामिल है। कोच्चि स्थित अमृता अस्पताल के रजत जयंती समारोह में हिस्सा लेने आए शाह ने संस्थान के तहत 2 अनुसंधान केंद्रों का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि भारत की समृद्ध आध्यात्मिक संस्कृति एवं परंपरा को बढ़ावा देने में माता अमृतानंदमयी ने काफी योगदान दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि उन्होंने दुनिया को देने की कला सिखाई है। 50 वर्षों तक लाखों लोगों की सेवा करने के बाद भी उनकी विनम्रता प्रशंसनीय है। 2001 में आए भूकंप के बाद अम्मा आश्रम ने गुजरात में 1200 घर बनवाए थे। उन गांवों को स्थानीय लोग अम्मा गांव कहते हैं। जरूरत के समय उनकी ओर से की गई मदद के लिए उनके प्रति लोगों का यह सम्मान है। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए केंद्र ने बनाया 3 सदस्यीय आयोग। मणिपुर में हाल में हुई हिंसक घटनाओं की जांच के लिए केंद्र सरकार ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच आयोग गठित किया है। आयोग के 2 अन्य सदस्यों में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हिमांशु शेखर दास और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी आलोक प्रभाकर शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक 3 मई और उसके बाद मणिपुर में अलग अलग समुदायों के सदस्यों को निशाना बनाकर जो हिंसा की गई है, दंगों के कारणों और उसके प्रसार की जांच आयोग करेगा। सिलसिलेवार हुई घटनाओं की जांच आयोग करेगा। आयोग यह भी देखेगा कि क्या हिंसा और दंगों से निपटने या रोकने के लिए उठाए गए प्रशासनिक कदमों में किसी जिम्मेदार अधिकारी या व्यक्ति की ओर से कोई चूक या लापरवाही तो नहीं की गई है। आयोग की जांच के दौरान किसी व्यक्ति या एसोसिएशन द्वारा की गई शिकायतों या आरोपों पर भी विचार किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज बिजनेस पेज से कि विदेशी मुद्रा से जुड़े नियमों में होंगे बड़े बदलाव। विदेशी मुद्रा को देश में लाने या दूसरे देशों में पैसे ले जाने या निवेश करने के मौजूदा तौर तरीकों में एक और बड़े बदलाव की तैयारी है। वैश्विक अर्थ पटल पर मौजूद अवसरों का पूरा फायदा उठाने और भारतीय अर्थव्यवस्था की जरूरत के हिसाब से इन बदलावों का एजेंडा आरबीआई ने तैयार किया है। यह बदलाव विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून 1999 में किया जाएगा। इसकी जानकारी हाल ही में केंद्रीय बैंक की तरफ से जारी सालाना रिपोर्ट में दी गई है। इसके जरिए निर्यातकों को भी सहूलियत होगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए के लेन देन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा भारतीय उद्यमियों को विदेशी बाजारों से ज़्यादा कर्ज लेने की छूट मिलेगी। और इस रिपोर्ट में आरबीआई ने वर्ष 2023-24 में फेमा नियमों में 8 तरह के बदलाव करने की बात कही है। इसमें एक अहम संकेत यह भी दिया गया है कि फेमा 1999 के आपराधिक नियमों की बड़े पैमाने पर समीक्षा करेगा। पूर्व में इसमें जो बदलाव किए गए हैं, लेकिन अब केंद्रीय बैंक ने हाल के वर्षों में अपने अनुभव के आधार पर फिर से इसमें बदलाव करने की बात कही है। महंगाई घटाने से ब्याज दरों को यथावत रख सकता है आरबीआई। आरबीआई अप्रैल में खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट और आगे इसमें और राहत मिलने की उम्मीद के बीच 8 जून को नीतिगत दर यानी कि रेपो रेट को 6.5% पर यथावत रख सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पूर्व में नीतिगत मोर्चे पर की गई कार्रवाई के प्रभावी रहने का संकेत होगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई वाली 6 सदस्यीय मौद्रिक समिति की बैठक 6 से 8 जून तक होनी है। निर्णयों की घोषणा 8 जून यानी गुरुवार को होगी। अप्रैल में हुई पिछली एमसीपी बैठक में आरबीआई ने ब्याज दर वृद्धि को रोक दिया था और रेपो दर को 6.5% पर कायम रखा था। इससे पहले महंगाई पर लगाम लगाने के लिए मई 2022 के बाद से लगातार वृद्धि करते हुए रेपो रेट में 2.5% की वृद्धि की गई थी। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। इंफ्रा क्षेत्र की 379
परियोजनाओं की लागत 4.64 लाख करोड़ बढ़ी। बुनियादी ढांचा क्षेत्र की 150 करोड़ रुपए या इससे अधिक के खर्च वाली 379 परियोजनाओं की लागत अप्रैल 2023 तक तय अनुमान से 4.64 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देरी और अन्य कारणों से इन परियोजनाओं की लागत बढ़ी है। मंत्रालय की अप्रैल 2023 की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह की 1605 परियोजनाओं में से 389 की लागत बढ़ी है, जबकि 800 परियोजनाएं देरी से चल रही हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, जो है इंटरनेशनल पेज से। स्वेज नहर में तेल का टैंकर खराब, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग रहा बाधित। कच्चा तेल ले जा रहा एक टैंकर रविवार को मिस्र की स्वेज नहर के एक लेन वाले हिस्से में खराब हो गया। इससे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग बाधित हो गया। घंटों मशक्कत के बाद यातायात बहाल हो सका। मिस्र की स्वेज नहर प्रबंधन के प्रवक्ता जॉर्ज सफावत ने कहा कि माल्टा के झंडे वाले सिविगोर में नहर के 12 किलोमीटर के निशान पर यांत्रिकी खराबी आ गई और टैंकर को नहर में भूमध्य सागर से लाल सागर ले जाया जा रहा था। स्वेज नहर प्रबंधन प्रमुख ओसामा रबेई ने बताया कि जलमार्ग के एक लेन में तेल का टैंकर टूट जाने से पीछे आ रहे 8 जहाजों का रास्ता बाधित हो गया था। भारत वह देश नहीं रहा जो धीमी गति से चलता था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि भारत अब वह देश नहीं रहा जो अपेक्षाकृत धीमी गति से घिसट कर चलता था। उन्होंने प्रवासी भारतीयों से देश की विकास गाथा का हिस्सा बनने का आग्रह किया। वह शनिवार शाम को केपटाउन में स्थानीय और प्रवासी समुदाय द्वारा उनके सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खास संबंधों के बारे में भी बात कही। जयशंकर ने कहा कि अब वह भारत नहीं है जो अपेक्षाकृत धीमी गति से घिसट कर चलता था। जब डिजिटल की बात आती है तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत में जो चीज़ें मैं देख रहा हूं वही मुझे यूरोप तथा उत्तर अमेरिका में भी नहीं दिखती है। जब हम इन 9 वर्षों में बदलाव की गति की बात करते हैं तो भारत में इस स्तर पर हो रहा बदलाव वास्तव में बहुत प्रभावशाली और बहुत बड़ा है। चीन और अमेरिका में युद्ध छिड़ा तो नतीजे भयावह होंगे, ली सांगफू। एशिया में हथियारों की होड़ को खतरनाक करार देते हुए चीन के रक्षा मंत्री जनरल ली सांगफू ने कहा है कि कुछ देश हथियारों की बढ़ रही आपूर्ति के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि चीन और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ा तो इसके नतीजे दुनिया के लिए भयावह होंगे और नुकसान की भरपाई असंभव होगी। जनरल सांगफू ने यह बात सांग्री लॉ सिक्योरिटी डायलॉग में कही है। चीनी रक्षा मंत्री ने कहा कि अमेरिका शीत युद्ध की मानसिकता से नहीं उबर रहा है। इसके चलते विश्व में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि चीन अपने समुद्री क्षेत्र में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के युद्धपोत के आवागमन की अनुमति नहीं देगा। तो ये आज का यानी 5 जून 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। अब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये बताइएगा कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।